Hey, welcome back. I'm Ashok sir from इंग्लिश ग्रामर कोचिंग सेंटर एट खैरा। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ द सीक्रेट ऑफ इज एम आर। आज मैं इस पर बात करूँगा। तमाम से बच्चों का यह समस्या होती है कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि इज एम आर का प्रयोग मैं कितने तरह से सेंटेंस में कर सकते हैं। इस सेंटेंस का अगर इज एम आर का प्रयोग हम करते हैं तो कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आज मैं अच्छी तरह से आप लोगों को समझाऊंगा। आज से आप लोगों को भविष्य में आज से इज एम आर में कोई समस्या नहीं रहेगी। अंग्रेजी को बोलने, अंग्रेजी में लिखने, अंग्रेजी में परीक्षा देने में कोई समस्या नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप प्रयास करिएगा कि मेरी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा कि मैं आज बताने जा रहा हूं ऐसे इज एम आर वाज वर्ब में क्या सीक्रेट है, इसका क्या रहस्य है। इसको मैं 10 कॉन्सेप्ट में बात करने जा रहा हूं। आप लोग पहला पॉइंट पे देखिएगा। चलिए मैं बात करता हूं। पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, फिर उसके बाद इज एम आर प्लस, इसके बाद आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा इज एम आर के बाद आप पहला कॉन्सेप्ट पे टॉपिक करिएगा। ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पर होता है आ जाएगा तब आप यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर है, हो या हूं का भाव प्रकट होगा तब हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। करेक्ट? तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपने कहा कि दही खट्टा होता है, दही खट्टा होता है तो आपने कहा कि द कर्ड इज सोर, द कर्ड इज सोर। आपने कहा ना दही खट्टा होता है, मैंने कहा शहद मीठा होता है, शहद मीठा होता है। तो आप कहेंगे क्या? हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट। हम एक दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अनेकों एग्जाम्पल बना सकते हैं। दही खट्टा होता है, द कर्ड इज स्वीट, शहद मीठा होता है, हनी इज स्वीट, हनी इज स्वीट, द कर्ड इज सावर, हनी इज स्वीट, द कर्ड इज सावर। पानी साफ होता है, वाटर इज क्लीन, वाटर इज क्लियर, वाटर इज क्लीन। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इस प्रकार से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं दूसरा कि मैंने कहा कि अब जब इसके बाद ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर प्रयोग करिएगा, तो जब इसके बाद ध्यान रखिए कि अगर नाउन आ जाएगा तो आर्टिकल का प्रयोग इसके साथ करेंगे। क्या करेंगे? आर्टिकल प्लस नाउन का प्रयोग। अगर नाउन है सिंगुलर तो एब्सोल्युटली आर्टिकल लेगा। तो आप कह सकते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। वह एक अध्यापक है, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर। तुम एक इंजीनियर हो, यू आर एन इंजीनियर। वह एक नर्स है, सी इज ए नर्स। इस प्रकार से आप तमाम सा सेंटेंस बना सकते हैं। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए। मैंने कहा मैं एक अध्यापक हूं, तो वह एक अध्यापक विद्यार्थी है, तो वह एक अध्यापक है तो ही इज अ टीचर। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। वह एक लड़का है, ही इज दैट इज अ बॉय। इस प्रकार से आप अनेकों सेंटेंस आप प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ आप कर सकते हैं? है, हो, हूँ का अगर भाव प्रकट होगा तो आप इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कहा कि आप अगर होता होती का भाव प्रकट हो रहा है तब आप वहाँ इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहा कि पानी साफ होता है तो द वाटर इज क्लीन, दूध मीठा होता है, द मिल्क इज स्वीट। आप ऐसा कर सकते हैं। आम खट्टे होते हैं तो मैंगो इज सोर, अ मैंगो इज सोर। इस प्रकार से आप तमाम सा सेंटेंस बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो आपको पहला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आई होप दैट समझ में आ गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूं दूसरा कॉन्सेप्ट, इज एम आर का प्रयोग कहां कर सकते हैं। दूसरा ये देख लीजिए, दूसरा कॉन्सेप्ट है इज एम आर का। दूसरा कॉन्सेप्ट कहां प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस।
इसके बाद आप यहाँ पर लगा दीजिए एडजेक्टिव। इसके बाद यहाँ पर आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर दीजिए। एडजेक्टिव जब प्रयोग करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आप कह सकते हैं, जैसे आप लिख दिया ब्यूटीफुल, आप लिख दिया वाइज, आप लिख दिया बैड, आप लिख दिया गुड, है ना। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट कुछ भी हो, आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं सी इज ब्यूटीफुल, सी इज वाइज, सी इज बैड, सी इज गुड। आप कह सकते हैं, यहाँ मान लीजिए यू ले लीजिए, आप कह सकते हैं यू आर ब्यूटीफुल, यू आर वाइज, यू आर बैड, यू आर गुड, यू आर इंटेलिजेंट। आप मैंने तमाम सा सेंटेंस आप प्रयोग सकते हैं, कर सकते हैं। आप कह सकते हैं राम सुंदर लड़का है, तो राम इज ए हैंडसम बॉय। आप ऐसा कह सकते हैं राम इज ए हैंडसम बॉय। राम एक खराब लड़का है, राम इज ए बैड बॉय। आप कह सकते हैं राम एक बुद्धिमान लड़का है, राम इज ए वाइज, राम इज अ वाइज बॉय। आप यहाँ पर तमाम सा सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, किसका, इज एम आर का प्रयोग करके। अगर इज एम आर लगाते हैं तो एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, और एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो आप वहाँ पर किसी भी आप सब्जेक्ट को रख करके सेंटेंस बना सकते हैं। एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड दूसरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है। अब आई होप दैट, अब मैं आगे चलता हूं, देखता हूं आगे हम इज एम आर का अगला कहां प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए, इज एम आर का जो थर्ड यूज है माय डियर स्टूडेंट, वो देखना होगा कि थर्ड यूज आप इज एम आर का कहां करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, इज एम आर के बाद, इसके बाद यहां V3 लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, V3, और प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल कर दीजिए। इसका प्रयोग आप पैसिव वॉइस में करेंगे। कहाँ करेंगे, पैसिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में करेंगे सेंटेंस में, ये किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। किसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कह दिया गया, आप सेंटेंस बोल दिए कि तुम्हें पीटा जाता है, तो तुम्हें पीटा जाता है, ध्यान रखो, आपने लिखा कि तुम्हें पीटा जाता है, तो आपने कहा ये पैसिव वॉइस है ना। ये कैसा पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट पैसिव वॉइस है। इस प्रकार के सेंटेंस को डायरेक्ट पैसिव वॉइस भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि यू आर बिटेन, यू आर बिटेन, करेक्ट। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्चुअली, आप जैसे आपको कह दिया जाए उसे पढ़ाया जाता है, तो ही इज टाट, ही इज टाट। आप एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को हम कहते क्या हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव वॉइस कहा जाता है। अंडरस्टैंड। तो आपने इज एम आर का तीसरा यूज पढ़ लिया कि इज एम आर का प्रयोग तीसरा कहाँ करते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ इज एम आर का चौथा यूज कहाँ किया जाता है। ये देखिए, इज एम आर का जो फोर्थ यूज है उसको देखना है हमें कि इज एम आर का फोर्थ यूज कहाँ है, यानी कि चौथा यूज कहाँ किया जाता है। एक कॉन्सेप्ट देखिए, इज एम आर के बाद आप बीइंग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, बीइंग का प्रयोग कर दीजिए। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट V3 लगा दीजिए, फिर इसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, पैसिव वॉइस में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, पैसिव वॉइस में किया ही जाता है। यह भी पैसिव वॉइस में होता है, लेकिन कौन से पैसिव वॉइस में, इसका प्रयोग आप पैसिव वॉइस में करेंगे, कौन से, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, करेक्ट। अब देख लिया जाए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जैसे कह दिया जाए कि उसे पढ़ाया जा रहा है, तो उसे पढ़ाया जा रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा है उसे पढ़ाया जा रहा है। अब आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए माय डियर स्टूडेंट, हमने कहा था कि इस पैसिव वॉइस उन्हीं सेंटेंस का बनता है जिनमें सब्जेक्ट का अभाव हो, जिनमें ड्वायर ना हो, उसी को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे कलम टूट गई, ये पैसिव वॉइस है। यानी कि ध्यान रखिएगा कि हमने कहा था कि इस दुनिया में 90% सेंटेंस जो हम स्पीक करते हैं, जो बोलते हैं, वो ऑलवेज हमेशा पैसिव वॉइस में स्पीक किए जाते हैं माय डियर स्टूडेंट। अंडरस्टैंड। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमने कहा था उसे पढ़ाया जा
जा रहा है, तो ध्यान रखिए हम यह कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट का अभाव हो, जिसमें ड्वायर का अभाव हो, चाहे वह सेंटेंस में लिविंग का ही प्रयोग क्यों न किया गया हो, वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। अगर इसको आप देखना चाहते हैं पैसिव वॉइस को, तो आपको मैं डिटेल बताया हूं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा करके आप पैसिव वॉइस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को देख सकते हैं। आप उसको देखिए और डाउनलोड कर लीजिए और उन विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा जिनको इसकी जरूरत है। तो मैंने कहा उसे पढ़ाया जा रहा है, तो ही इज बीइंग टाट, ही इज बीइंग टाट। अब ध्यान रखिए बच्चों को दंडित किया जा रहा है, बच्चों को दंडित किया जा रहा है। ध्यान रखिए द चिल्ड्रेन आर पनिश्ड, द चिल्ड्रेन आर बीइंग पनिश्ड, द बच्चों को दंडित किया जा रहा है। द चिल्ड्रेन आर बीइंग पनिश्ड, बीइंग पनिश्ड। इस प्रकार से आप इज एम आर का प्रयोग आप पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। और कौन से पैसिव वॉइस? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में प्रयोग कर सकते हैं। करेक्ट। तो आपने इज एम आर का 4 यूज पढ़ा, यानी कि 4 कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया कि 4th कॉन्सेप्ट में आप इज एम आर का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कि इज एम आर का 5वां यूज कहां करेंगे। इज एम आर का जो 5th यूज है माय डियर स्टूडेंट, इसको तो बारीक से देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को आप उतार लीजिए अपने कॉपी कलम में, इसको रट डालिए, कॉपी कलम से आप लिख डालिए और आप इसको रट डालिए, ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो, कभी आपको कंफ्यूजन ना हो कि इज एम आर का प्रयोग कहां करते हैं, आपको डाउट ना हो कि इज एम आर का प्रयोग कहां किया जाता है। मैंने 5वां कॉन्सेप्ट की बात कहा कि इज एम आर के बाद माय डियर स्टूडेंट यहां वर्ब के 4th फॉर्म का इस्तेमाल कर दीजिए। वर्ब के 4th फॉर्म का जब इस्तेमाल कर देंगे तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है? इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी कि टेंस में किया जाता है। ध्यान रखिए क्या करेंगे? एक्टिव वॉइस में किया जाएगा। ध्यान रखिए एक्टिव वॉइस किसको कह सकते हैं हम? कैसे कहेंगे? जैसे कह रहे हैं वह पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है, ध्यान समझो, वह पढ़ रहा है। अब आपने ट्रांसलेट किया ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपने बनाया आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। वह गीत गा रही है, सी इज सिंगिंग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि देखिए वर्ब के 4th फॉर्म का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है? यह एक्टिव वॉइस है, इसमें कार्य करने वाला है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें ड्वायर है, तो यह सेंटेंस आपका क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। किसमें है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? द वर्क इज गोइंग ऑन बट देयर इज नो यूज्ड एनी टाइम, द वर्क इज गोइंग ऑन, उसी को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं माय डियर स्टूडेंट। अब आप इसको उतार लिए होंगे अच्छी तरह से। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं। तो आपने समझ गए कि इज एम आर का प्रयोग कहां करते हैं, आप 5वां कॉन्सेप्ट भी समझ गए। अब आप समझिएगा 6 कॉन्सेप्ट की बात मैं करता हूं। 6 नंबर पे मैं इज एम आर की बात कहां करते हैं? इज एम आर के बाद आप टू लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? टू का प्रयोग कर दीजिए। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। अब इसका प्रयोग आप कहां करेंगे? इसका प्रयोग आप कंपल्सन सेंटेंस में करेंगे। कहां करेंगे? कंपल्सन सेंटेंस में किया जाता है। कहां किया जाता है? कंपल्सन सेंटेंस में। करेक्ट। कंपल्सन सेंटेंस में जब किया जाता है मजबूरी का भाव प्रकट करने के लिए। कब? जब प्लान का हो, प्लान को शो करे। कैसा? फ्यूचर का प्लान शो करे। जैसे उसे काम करना है, उसे काम करना है, वह पढ़ने वाला है, वह जाने वाला है। तो जहां पर वाला वाला है, वाली है का भाव प्रकट होगा, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? इज एम आर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने कहा कि वह जाने वाला है, तो ही इज टू गो टू, ही इज टू गो, ही इज टू गो। मैं पढ़ाने वाला हूं। आई एम टू टीच, आई एम टू टीच। वह काम करने वाला है। ही इज टू वर्क, ही इज टू वर्क।
तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो। यू आर टू स्पीक इंग्लिश, यू आर टू स्पीक इंग्लिश, है ना। इस प्रकार से आप तमाम सा सेंटेंस बना सकते हैं। हमने कहा तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, तो यू आर टू स्पीक इंग्लिश, यू आर टू स्पीक इंग्लिश, करेक्ट। मैं पढ़ाने वाला हूं, आई एम टू टीच, आई एम टू टीच। इस प्रकार से आप जब प्लान को शो करेगा तब आप वहां पर वाला वाली के सेंस में आप प्रयोग कर सकते हैं। इज एम आर के बाद टू लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद V1 प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, इस प्रकार के सेंटेंस को कंपल्सन सेंटेंस कहा जाता है, मजबूरी का भाव प्रकट किया जाता है। यह प्लान फ्यूचर को शो करता है। जब प्लान कोई कार्य करके प्लान बनाकर कार्य किया जाए तो वहां पर हम इज एम आर के बाद टू का प्रयोग करते हैं, करेक्ट। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आपको यह आई होप दैट यह कॉन्सेप्ट 6 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इसके बाद 7th नंबर की, कॉन्सेप्ट नंबर 7 की बात करता हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 7 में ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 7 में इसका प्रयोग कहां करेंगे ये जानना है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, इसके बाद आप लगा दीजिए अबाउट टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका प्रयोग कहां करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं ही वाला है, वाली है के सेंस में। ध्यान रखिए, वह पढ़ाने वाला ही है, वह पढ़ाने ही वाला है। अब ध्यान रखिए, वह पढ़ाने ही वाला है। अब ध्यान रखिए, वह पढ़ाने ही वाला है, तो ही इज अबाउट टू टीच, ही इज अबाउट टू टीच। मैं जाने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो। वह फिल्म देखने ही वाला है, ही इज अबाउट टू वॉच द मूवी। आप इस प्रकार से आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। जहां पर ही वाला है, वाली है का सेंस निकलेगा, वहां पर हम ध्यान रखें अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है, न कि वहां पर टू का प्रयोग किया जाएगा। अंडरस्टैंड, वहां पर ध्यान रखना होगा कि मैंने समझ गए कि ये सातों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूं 8वां कॉन्सेप्ट पे। 8वें कॉन्सेप्ट में हम इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग कहां करते हैं, इसको देख लिया जाए। 8वां कॉन्सेप्ट कह रहा है कि मैं 8वें कॉन्सेप्ट में ध्यान रखूंगा कि कहां प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आप इज एम आर लगा दीजिएगा। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, इज एम आर के बाद आप प्रयोग कर दीजिए, इज एम आर के बाद आप प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना होगा कि आप लगा सकते हैं क्या, इज एम आर के बाद आप प्रयोग कर दीजिए कि आप इसके बाद ध्यान रखिएगा, इज एम आर के का सब्जेक्ट यहाँ पर हमने रख दिया, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट हम रख सकते हैं क्या, ध्यान रखना होगा कि इज एम आर का सब्जेक्ट इट लगा दीजिए। इट के बाद आप यहाँ पर इज लगा दीजिए। क्या लगा देंगे, इज। इज के बाद आप ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद ध्यान रखें, सब्जेक्टिव केस होगा और कभी भी इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है, करेक्ट। आप इसके साथ ध्यान रखिएगा कि कभी भी इनके साथ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंडरस्टैंड, जैसे इसका अर्थ है ही तो है का भाव प्रकट होगा। ध्यान से, जैसे कहा कि तुम ही तो हो, तुम ही तो हो, तो इट इज यू, इट इज यू। मैं ही तो हूं, इट इज आई। अब इट इज एम नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव के से कर दिया तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, करेक्ट। हमने कहा इट इज यू, तुम ही तो हो, इट इज आई, मैं ही तो हूं। अब यहाँ पर इस प्रकार से आप इट का, इज का प्रयोग कर सकते हैं, एम का प्रयोग कर सकते हैं, आर का प्रयोग कर सकते हैं, करेक्ट। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि मैं इनका प्रयोग कितने स्तर से कर सकता हूँ, कितने कॉन्सेप्ट में कर सकता हूँ, करेक्ट। अब मैं बात करने जा रहा हूँ
कि अगला कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं 9 नंबर कॉन्सेप्ट की। 9 नंबर कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा, ये 9वां कॉन्सेप्ट को मैं बात कर रहा हूं। 9 नंबर पे ध्यान रखिए कि इट का प्रयोग आप जब करेंगे तो इट के बाद ध्यान रखना होगा कि आप लगा दीजिए इज। अब इसके बाद माय डियर स्टूडेंट आप यहाँ टाइम का प्रयोग कर सकते हैं, आप यहाँ आवर का प्रयोग कर सकते हैं, आप यहाँ डेट का प्रयोग कर सकते हैं, आप यहाँ डे का नेम ऑफ डेज का प्रयोग कर सकते हैं, नेम ऑफ डेज का प्रयोग कर सकते हैं, करेक्ट। आप यहाँ पर नेम ऑफ मंथ्स का प्रयोग कर सकते हैं, मंथ्स का, नेम ऑफ ईयर्स का प्रयोग कर सकते हैं, नेम ऑफ ईयर्स का प्रयोग कर सकते हैं, नेम ऑफ डिजास्टर, नेचर ऑफ डिजास्टर का प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी नेचर ऑफ डिजास्टर का प्रयोग कर सकते हैं, किसका, डिजास्टर का प्रयोग कर सकते हैं, करेक्ट। आपको यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आपने कहा कि आज शुक्रवार है, तो आज शुक्रवार है तो ये नहीं कहेंगे कि टुडे इज फ्राइडे, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। आप कह सकते हैं क्या, आज शुक्रवार है तो आप कहेंगे कि इट इज फ्राइडे टुडे, इट इज फ्राइडे टुडे, करेक्ट, इट इज फ्राइडे टुडे। बस समझ आ रहा है ना। अब आपने कहा, आप कह रहे हैं बरसात हो रही है, इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है, इट इज रेनिंग, है ना। तो आप कह सकते हैं तमाम सा, एक नहीं आप हजारों सेंटेंस। आप कह रहे हैं 7 बज रहे हैं, आप कह रहे हैं 3 बज रहे हैं, तो इट इज 3 o'clock, आप कह रहे हैं 7 बज रहे हैं, इट इज 7 o'clock। आप अनेकों सेंटेंस आप बना सकते हैं यानी इज का प्रयोग करके, करेक्ट। अब मैं बात करने जा रहा हूं, इसके बाद मैं बात करूंगा इसका अगला इस प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, इज एम आर वाज वर्ब का अगला यूज कहाँ करेंगे माय डियर स्टूडेंट। अब मैं 10 नंबर की बात कर रहा हूँ। आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप इसको नोट कर डालेंगे, आप इसको याद कर डालेंगे। आज से किताबी मत बनिए, बुकिस्ट बनने की कोशिश मत करिए। मैं बता रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपको किताबों में नहीं मिलेगा माय डियर स्टूडेंट। आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए, आप इसको समझने की कोशिश करिए। आप प्रयास करिए कि मैं अधिक से अधिक अंग्रेजी का उपयोग करूं, अधिक से अधिक छोटे से छोटे शब्दों को इंग्लिश में बोलने का प्रयास किया जाए। तो आइए 10वां बात करते हैं। हमने कहा कि आप इट का प्रयोग कर दीजिए, इट के बाद आप इज लगा दीजिए, इसके बाद आप यहां पर नथिंग बट का इस्तेमाल कर दीजिए, नथिंग बट प्लस यहां पर नाउन का प्रयोग कर दीजिए, किसका, नाउन का प्रयोग कर दीजिए, करेक्ट। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, देयर लगा सकते हैं, देयर के बाद आप यहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके बाद आप यहाँ नथिंग बट लगा सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं, नथिंग बट का प्रयोग कर सकते हैं, करेक्ट। अब नथिंग बट के बाद आप यहाँ नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। अब आप ध्यान रखिएगा, आप कह सकते हैं जैसे आपने कहा पानी ही पानी है, ध्यान रखिएगा पानी ही पानी है। जहां पर जिस सेंटेंस में किसी भी नाउन को अगेन एंड अगेन रिपीटेशन किया जाए, बार बार दोहराया जाए, वहां पर हम इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को प्रयोग करके सेंटेंस को बनाते हैं। हमने कहा पानी ही पानी है, तो आप कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट वाटर, आप कह सकते हैं कि देयर इज नथिंग बट वाटर, आप कह सकते हैं यहाँ कीचड़ ही कीचड़ है, तो देयर इज नथिंग बट मड हियर, आप कह सकते हैं कि इट इज नथिंग बट मड हियर, आप यहाँ कह सकते हैं कि खून ही खून है, खून ही खून है, तो आप कह सकते हैं कि देयर इज नथिंग बट ब्लड, इट इज नथिंग बट ब्लड। आप ऐसा तमाम सा सेंटेंस आप बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आई होप दैट आप अच्छी तरह से यह कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे और आप इसको अच्छी तरह से, मैं तो 1-2 एग्जाम्पल दिया हूं, आप जरूर है आप अपने घर पर एक नहीं आप अपने दिमाग में हजारों सेंटेंस बनाने का प्रयास करिए। मैं कॉन्सेप्ट देता हूं, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। अगर कोई समस्या होगी इंग्लिश में तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। तो आप लोगों के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो, ओके, बेस्ट ऑफ लक।